कि पराग कणों का, हाँ हाँ, पराग कणों का पराग से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना। अच्छा है भाई, गिरना या स्थानांतरित होना, उसे हम लोग परागण कहते। तो ये तो एकदम से इजी परिभाषा है, लेकिन सबसे थोड़ा सा हम भाई अच्छी तरह से लिख पाएंगे कि जब किसी पुष्प के, क्योंकि परागण की क्रिया पुष्पी पौधों में होती है ना जी। परागण की क्रिया कहाँ होती है? पुष्पी पौधों में, ठीक, क्योंकि जिसमें फूल लगता है ना। तो पुष्पी पौधा किसे कहते हैं? आवृतबीजी पौधे को। इतनी बात समझ में आई ना। तो चलिए, हमने पढ़ा था कि परागण के प्रकार, परागण कितने प्रकार का होता है आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। 2 प्रकार का, स्वपरागण, स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन। बातें नहीं बेटा, बिल्कुल बातें नहीं, क्लास में कोई बात नहीं करेगा, ठीक। और दूसरा जो है परपरागण, दूसरा क्या है? परपरागण, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक। अब देखो, मैंने बताया था एक चीज, स्वपरागण किसे कहते हैं? जैसे यहां देखो, कोई एक प्लांट्स है ना, यहां पर फूल लगे हुए हैं, ठीक, एक पौधा है, स्वपरागण की बात करेंगे। तो मैंने बताया था कि यह परागण की क्रिया है। स्वपरागण और परपरागण दोनों क्या हैं? परागण की क्रिया है। तो ये परागण के प्रकार हैं। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और हमको हर बार यही ध्यान रखना, परागण कैसे पहुंचता है, किस क्रिया में कैसे, किसी के माध्यम से पहुंचता है कि किसी के बिना माध्यम से, बिना कारक के, है ना। कोई फैक्टर कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है परागणों को ले जाने के लिए, यानी वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए। तो हमने यही देखा था कि ये अगर परागण की परिभाषा आपने जाना कि परागणों का भाई सीधे वर्तिकाग्र पर गिरना, लेकिन ये परागण निकलते कहाँ हैं? परागकोश से। अभी परागकोश, वर्तिकाग्र अगर देखा जाए सब पुष्प में होते हैं, है ना, एक पुष्प में होते हैं, पुष्पी पौधे में होते हैं। तो स्वपरागण किसे कहते हैं? आप देखेंगे यह किसका प्रकार है? परागण। तो इसकी परिभाषा अगर हम जानेंगे तो कहेंगे परागण की वह क्रिया या वह प्रक्रिया जिसमें किसी पुष्प के परागकण परागकोश से निकल करके, जैसे देखो ये भाई स्टिग्मा है, स्टिग्मा किसका भाग होता है? जायांग का। वर्तिकाग्र किसका भाग होता है? आप पहले से जान चुके हैं। और परागकोश भाई किसके भाग होते हैं? पुंकेसर के, है ना, पुंकेसर के। तो भाई ये पुंकेसर का भाग है। पुंकेसर कौन भाग है भाई? नर पुष्प का कौन सा भाग? नर जनन अंग है। और यहाँ पर स्टिग्मा हमको कहाँ दिखेगा? जायांग में, यानी पुष्प के मादाजन। हमने क्या कहा कि जब किसी पुष्प के, जैसे कोई पौधा है ना, जब किसी पुष्प के परागकण कहां से, इसके अंदर पराग, क्योंकि पुंकेसर के अंदर क्या भरे होते हैं, है ना, पराग कण। यानी ये भाई इसको हम लोग पूरा का पूरा समझना क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं, है ना। तो हम यही जानते हैं कि पुंकेसर का जो भाग होता है ये परागकोश है। तो यानी एंथर, परागकोश के अंदर परागकण भरे होते हैं। इनका क्या नाम है? पोलन ग्रेन। यही ना पढ़े थे? तो भाई पोलन ग्रेन है, इन्हीं का पराग। देखो, जब किसी पुष्प के परागकण परागकोश से निकल करके उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, अथवा देखो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, अथवा किसी, अथवा उसी पौधे के, किसी नहीं, अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। अब देखो, स्वपरागण की क्रिया मैंने सबसे पहले बताया था, केवल अगर देखा जाए केवल किसमें होती है? याद रखना, द्विलिंगी पुष्पों में होती है। किस पौधों में?
अर्थात मैंने द्विलिंगी पुष्प किसे कहा था कि जब किसी पौधे में फूल लगे, उस फूल में नर और मादा जनन अंग दोनों एक ही पुष्प में एक साथ दिखाई दे, उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और एक लिंगी क्या? नर जनन अथवा मादा जनन, अर्थात नर जनन पुंकेसर अथवा मादा जनन मतलब क्या? जायांग या स्त्री केसर में से कोई एक उपस्थित, उसे एक लिंगी पुष्प कहते हैं। तो स्वपरागण की क्रिया कहां पर होती है? केवल द्विलिंगी पुष्पों में होती है। अब देखो, इसी तरह से अगर हम स्वपरागण देखें, इसमें क्या होता है कि या तो परागकण जिस फूल से निकलेंगे उसी के वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे, अथवा उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाएंगे। जब किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसको कहते हैं सजात। क्या बोलते हैं? सजात पुष्पी परागण, है ना। इसको क्या बोला था मैंने? गिटोनोगैमी कहा था, गिटोनोगैमी। ठीक, क्योंकि अभी आप जानेंगे कि स्वपरागण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक नाम बताया था स्वयुग्मन, क्या नाम बताया था? है ना, स्वयुग्मन, यही ना उस दिन पढ़े थे स्वयुग्मन। इसको क्या बोलेंगे? ऑटोगैमी, ऑटोगैमी। अब ऑटोगैमी निम्न प्रकार का होता है। जैसे ऑटोगैमी में देखा जाए, ऑटोगैमी स्वयुग्मन किसे कहते हैं? जिसमें क्या? जब किसी पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं। यानी जिस फूल से परागकण निकला, यानी उसके उसी पुष्प पे अगर गिर गया, परागकोश से निकल करके परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर गिर गया, तो स्वयुग्मन कहते हैं। यह 3 या निम्न प्रकार का हो सकता है। निम्न प्रकार में सबसे पहले हमारा मेन हेडिंग चलेगा कहां से? देखो, स्वयुग्मन, इतनी बात तो आपको समझ में आई। अब पर परागण भी चलिए अब देखते हैं हम स्वपरागण में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्वयुग्मन। इसकी भी परिभाषा आपने जाना, ऑटोगैमी, ऑटोगैमी। ठीक, ये निम्न प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? समकालिता, समकालिता, ये तो हो गया है। अब समकालिता को क्या बोलते हैं? हाँ, होमोगैमी। अब होमोगैमी मतलब समकाल परिपक्वता भी कह सकते हैं। हो सकता है आपके परीक्षा में आ जाए कि समकाल पर परिपक्वता क्या है? क्या है? यह किस पौधों में पाया जाता है? कोई एक उदाहरण, यह किस में होता है? तो यह किसका प्रकार है? स्वयुग्मन का। और दूसरा क्या बताया था? उन्मील्य, उन्मील्य, गलत लिख दिया क्या भाई? उन्मील्य पराग, उन्मील्य, ठीक, उन्मील्य परागड़ी। उन्मील्य परागड़ी को क्या बोला था मैंने आपको? कैस्मोगैमस या कैस्मोगैमी कह लो, कैस्मोगैमी। ठीक, और तीसरा जो बोला था अनुन्मील्य परागड़ी, इसको बोला था क्लिस्टोगैमी कहा था। क्लिस्टोगैमी का हम लोग क्या कह सकते भाई? इसका दूसरा नाम देखो, अनुन्मील्य परागड़ी का क्या होता है? इसको हम लोग नीमी लता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीमी लता। परीक्षा में आ जाएगा नीमी लता क्या है ना। और चौथा जो बताया था कलिका स्वपरागण या परागण कह लो, परागण।
ठीक, और आपके किताब में यही 3 मिलेंगे एनसीईआरटी में। समकालिता मिलेगा, ये नहीं दिया, लेकिन हो सकता है आपसे पूछा जाए। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बर्ड्स पोलिनेशन। बर्ड नहीं, बर्ड्स, BUD, बर्ड्स पोलिनेशन। यही स्वयुग्मन निम्न प्रकार से हो सकता है। देखो, अब ये कोई पूछा जाए कि बेटा समकालिता उन्मील्य है ना, या तो सीधा आप लिख सकते हो ऐसे, उन्मील्य परागड़ी या अनुन्मील्य परागड़ी या कलिका परागड़ी, ये किसके रूप हैं? तो याद रखना सब स्वयुग्मन के रूप हैं। इसकी अगर यदि परिभाषा दी जाए, हम समकालिता किसे कहते हैं? मैंने कहा था कि स्वपरागण क्रिया के लिए ये किसका रूप है? स्वयुग्मन की वह प्रक्रिया जिसमें स्वपरागण क्रिया के लिए पुष्प के किसका पकना? परागकोश तथा वर्तिकाग्र को क्या करना? एक साथ पकना, है ना। जब किसी पौधे में समकालिता परागण तभी होगा जब किसी पौधे में परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक साथ पकते हैं, तभी स्वपरागण हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो जब किसी पुष्प में स्वयुग्मन की वह प्रक्रिया जिसमें स्वपरागण के लिए या परागण के लिए क्या होना? परागकोश तथा वर्तिकाग्र को एक साथ पकना होता है। इसी दशा को क्या कहते हैं? समकालिता। ठीक, जैसे यह किसमें पाया था? मैंने बताया था आपको भाई, गुलाबांस, सदाबहार, है ना, सदाबहार, इतना। और भी है, गुलमेहदी है ना, गुलमोहर है, ऐसे पौधों का नाम मैंने आपको बताया था। अब हमारा हेडिंग जो आज की हेडिंग है, हेडिंग क्या लिखेंगे? उन्मील्य परागणी। और देखो, इनके और इनके उन्मील्य परागणी और अनुन्मील्य परागणी दोनों के जो एग्जाम्पल है ये कही है। जैसे अगर हम कह दे बेटा कनकौवा, ठीक, इसका क्या है? इसको क्या कहते हैं? कैमिलियन। यह एक पुष्पी घास जैसा पौधा होता है, घासी पौधा यानी घास वाला पौधा होता है। इसमें फूल 2 तरह के लगते हैं, इसमें पुष्प 2 तरह के लगते हैं। एक तो कभी खिलते ही नहीं है, और उनके परागकोश जो कभी खिलते नहीं है उन्हें निमिलता कहते हैं। मतलब उसमें हम पंखुड़ियों को देख नहीं सकते। जब किसी पुष्प के परागकण मतलब उसी पुष्प के अंदर वर्तिकाग्र पर गिर जाए और बिना खुले ही स्वपरागण हो जाए, मतलब कि निमिलता किसे कहते हैं? ऐसे पुष्प जो कभी खिलते नहीं हैं और उनमें जो परागकोश होता है, परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों क्या होते हैं? आवृत होते हैं। आवृत का मतलब जानते हो? ढके हुआ। कैसा होना? ढका हुआ, यानी घिरा हुआ, बंद रहे, खिले ही ना, बंद रहे। ऐसे पुष्पी पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? अगर उनमें ऐसा परागण हो रहा है, स्वपरागण की ऐसी क्रिया हो रही है, तो उसे हम लोग अनुन्मील्य परागणी या क्लिस्टो क्या कहेंगे? क्लिस्टो क्या बोलेंगे? क्लिस्टोसियल EIST, हाँ, क्लिस्टोगेमी या निमिलता कहते हैं। सुना? अब देखो, अनुन्मील्य परागणी किसे कहते हैं? ऐसे पुष्प जो सामान्य पुष्प की तरह खिलते हैं, ऐसे पुष्प जो सामान्य पुष्प की तरह खिलते हैं और उनके परागकोश और वर्तिकाग्र क्या हो? अनावृत हो। अनावृत का मतलब जानते हो? देखो,
इसमें आवृत हो और ये बिना यानी ढका ना हो। इनके पुष्प यानी परागकोश और वर्तिकाग्र क्या होते हैं? ढके नहीं होते, नहीं होते। ऐसे पौधों में अगर परागण की क्रिया हो रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उन्मील्य परागणी कहेंगे। सुन में, उन्मील्य परागणी कहेंगे। अब इतनी बात समझ में आई ना? अब अगर देखा जाए कलिका परागण किसे कहते हैं? यह भी स्वयुग्मन का प्रकार है ना? स्वपरागण की क्रिया ही है, स्वपरागण में स्वयुग्मन का रूप है। अब क्या होता है इसमें कि ऐसे पुष्प जिनमें स्वपरागण की क्रिया या स्वयुग्मन की क्रिया कलिका अवस्था में हो जाए, यानी पुष्प खिला नहीं है तभी परागण की क्रिया हो गई है, स्वयं से हो गई है, उसके परागकोश वर्तिकाग्र सब अंदर ही बंद हैं और परागण हो गया है। पुष्प यानी कली अवस्था में, जब फूल में जैसे आप देखेंगे जैसे मटर का पुष्प जब खिलता है लगा रहता है ना, ऐसे सेम में मटर में ऐसे लगे रहते हैं ना फूल ऐसे, तो उसके अंदर जो वर्तिकाग्र और परागकोश होते हैं सब एक साथ पक जाते हैं। उसी में क्या होता है कि भाई परागण की क्रिया जब हो जाती है तब फूल क्या होता है? ये फूल आसानी से क्या होता है? ऐसे खिल जाते हैं, है ना? ऐसे फूल क्या होता है? खिल जाते हैं, हमको स्पष्ट तब उसमें से देखना ही देगा। तो अगर कलिका परागण किसे कहेंगे? हम कहेंगे भाई ऐसे पुष्प, ऐसे पुष्पी पौधे होने चाहिए जिनमें परागण की क्रिया कलिका अवस्था में हो जाए, यानी फूल खिला ही नहीं है और तभी परागण की क्रिया, कौन सी परागण की क्रिया? स्वपरागण की क्रिया। स्वपरागण में किसका रूप? स्वयुग्मन, स्वयं से हो जाए, तो ऐसे परागण को क्या बोलेंगे? कलिका। अच्छा, इनके एग्जाम्पल तो भाई इनके और इनके एक जैसे हैं, और भी है, वायोला है, मूंगफली भी है, अभी एग्जाम्पल बोल देंगे आपको सब। और कलिका परागण में जैसे एग्जाम्पल हमने क्या बोला? पहले मटर लिया। ऐसा आप बेटा टमाटर में देख सकते हो। किस में देख सकते हो भाई? बैगन में देख सकते हो, है ना? और किस में देख सकते हो भाई? सोलनेसी मटर है, टमाटर है, बैगन है ना? आलू में भी देख सकते हो, है ना? तो हम लोग गेहूं, जैसे गेहूं देखेंगे, गेहूं धान, है ना? गेहूं धान। लेकिन मक्का, मक्का बेटा इसका प्रमुख एग्जाम्पल क्या होता है? मैंने जो सजात पुष्पी परागण बोला था वहां पे मिलेगा, है ना? तो चलिए हेडिंग लिखते हैं पहले, उन्मील्य परागणी। उन्मील्य परागणी हेडिंग क्या लिखोगे? उन्मील्य परागण। चलिए अब बताइएगा एक किसका रूप है? समकालिता हो गया था ना? हेडिंग लिखेगा उन्मील्य परागणी, कैस्मोगैमी। बोले ध्यान से एकदम आराम से लिखिएगा। चलिए लिखना प्रारंभ करिए। बोले स्वयुग्मन की वह प्रक्रिया, किसकी प्रक्रिया? वह प्रक्रिया, स्वयुग्मन की वह प्रक्रिया जिसमें स्वपरागण के लिए या परागण के लिए लिख सकते हो। स्वयुग्मन की वह प्रक्रिया जिसमें परागण के लिए, कैसा परागण? स्वपरागण, यानी परागण के लिए पुष्पों को यानी फूलों को अन्य पुष्पों की तरह खिलना पड़ता है। फूलों को अन्य पुष्पों की तरह क्या होना पड़ता है? खिलना पड़ता है। ठीक, लिखा। और परागकोश तथा वर्तिकाग्र और परागकोश तथा वर्तिकाग्र, अब बताइएगा, यहां मैंने आपको बताया ढके रहेंगे कि बंद रहेंगे?
यानी खुले रहेंगे, अपनी भाषा में लिख सकते हो, ऐसे लिखिएगा, खुले होते हैं, जिसमें और परागकोश तथा वर्तिकाग्र क्या होते हैं, खुले होते हैं। उसे उन्मील्य परागड़ी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उन्मील्य परागड़ी कहते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लिखिएगा कनकौवा। कनकौवा को क्या लिखना, कैमेलियन। क्या लिखोगे, कैमेलियन, कैमेलियन, ठीक। इसको कनकौवा के नाम से कैमेलिना, कैमेलिना कहा जाता है। कैमेलिना याद रखिएगा भाई, कैमेलिना, कैमेलिना, कोमेलिना, ठीक, कनकौवा। और लिखिएगा, लिखा मूंगफली। लेकिन मूंगफली तो भाई एग्जाम्पल प्रमुख रूप से अनुमील्य परागड़ी, मूंगफली नहीं होगा। हाँ, मूंगफली मत लिखिएगा, प्रमुख एग्जाम्पल अनुमील्य परागड़ी लिख सकते हो। हाँ, लिखिएगा खट्टी बूटी, ऑक्जेलिस, ऑक्जेलिस, खट्टी बूटी। हाँ, खट्टी बूटी, खट्टी बूटी, इसमें देखेंगे पीला सा फूल लगता है, खूब बढ़िया से खट्टा मीठा था, इसका फल खाया जाता है, कुछ लोग खाते हैं, हम लोग बचपन में बहुत खाए हैं, खट्टा मीठा आता है। इसको क्या बोलते हैं, हाँ, ऑक्जेलिस, है ना। इस और लिखिएगा, लिखिएगा वायोला, लिखिएगा वायोला, वायोला, अरे व से वकील लिखना भैया, वायोला, ब्रैकेट में लिख देना इसका भाई पानसी। क्या बोलते हैं इसे, वायोला, वायोला, इसको बोलते हैं पानसी, पानसी, क्या बोलते हैं, पानसी। हेडिंग, अनुमील्य, अनुन्मील्य परागड़ी, क्लिस्टोगैमी, अथवा क्या बताओगे, निमिलता। चलिए, हेड लिख लिए ना, क्लिस्टोगैमी या निमिलता। अब इसको भी क्या बोलेंगे, स्वयुग्मन की वह प्रक्रिया जिसमें परागण के लिए, किस परागण के लिए, स्वपरागण के लिए पुष्प कभी खिलते, पुष्प कभी नहीं खिलते, हमेशा मतलब ढके रहते हैं, और उनके परागकण और परागकोश क्या होते हैं, ढके रहते हैं, कभी खिलते ही नहीं। परागकोश और वर्तिकाग्र क्या होता है, ढके रहते हैं। लिखते हैं, देखा स्वयुग्मन की वह प्रक्रिया, स्वयुग्मन की वह प्रक्रिया जिसमें परागण के लिए, जिसमें परागण के लिए, जिसमें परागण के लिए, परागण के लिए पुष्पों को खिलना नहीं पड़ता, या पुष्प कभी नहीं खिलते, ऐसे लिखना, पुष्प कभी नहीं खिलते, परागण क्रिया के लिए पुष्प कभी नहीं खिलते, पुष्प कभी नहीं खिलते, और उनके परागकोश एवं वर्तिकाग्र हमेशा ढके होते हैं, और उनके परागकोश, उनके परागकोश तथा वर्तिकाग्र हमेशा बंद रहते हैं, लिख सकते हो, ढके रहते हैं,
ठीक है, उन्हें अनुन्मील्य परागणी अथवा निमिलता कहते हैं। उन्हें अनुन्मील्य परागणी अथवा निमिलता कहते हैं। अब यहीं से परीक्षा में बोर्ड के एग्जाम में आता है कि अनुन्मील्य परागणी और उन्मील्य परागणी पुष्प में अंतर स्पष्ट कीजिए। हम अंतर ये लिख सकते हैं भाई, इनके परागकोश और वर्तिकाग्र क्या होते हैं, निमिलता में यानी अनुन्मील्य परागणी में ढके रहते हैं, इनमें खुले रहते हैं। ये इनके पुष्प सामान्य पुष्पों की तरह खिलते हैं, इनके पुष्प सामान्य पुष्प की तरह कभी नहीं खिलते। अच्छा, उदाहरण के तौर पर भाई दोनों एक ही है, कनकौवा हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल एक ही है। चलिए इसके एग्जाम्पल, यही जो सारा एग्जाम्पल लिखो ये लिख लेना, और सबसे एक एग्जाम्पल और क्या लिख लेना जो आपके बुक में भी नहीं दिया, मूंगफली। इसका साइंटिफिक नेम क्या, एरकिस हाइपोजिया। यह किस कुल का पौधा है, नहीं जी, फाबेसी कुल का, जिस कुल का मटर है, जिस कुल का क्या है, मटर है, फाबेसी कुल का, एरकिस हाइपोजिया। आर्किस हाइपोजिया, हाइपोजिया, आर्किस हाइपोजिया इसका वनस्पति वैज्ञानिक नाम है। ठीक, इसको कौन सा नट कहते हैं, ग्राउंड नट, कोकोनट नहीं जी, ग्राउंड नट कहते हैं, ग्राउंड नट ना। ये आयली होता है, इसके सीड्स कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत भी होते हैं, आयल के भी स्रोत होते हैं, है ना, इसे वनस्पति आयल प्राप्त किया जाता है। चलिए अब हमारा हेडिंग क्या आया, कलिका परागण। भाई सीधा सीधा बहुत सिंपल सी परिभाषा लिखिएगा, बर्ड पोलिनेशन, बर्ड लिखना, बर्ड पोलिनेशन, BUD, बर्ड पोलिनेशन। हो गया, चलिए लिखते हैं। अभी ये किसका रूप है, स्वयुग्मन का, लिखेगा बार बार वही, स्वयुग्मन की वह प्रक्रिया स्वयुग्मन की वह प्रक्रिया जिसमें परागण के लिए एक मिनट, जिसमें परागण की क्रिया, ऐसे लिखेगा, स्वपरागण की क्रिया ना, वही परागण की क्रिया पुष्प की कली अवस्था में ही हो जाता है। पुष्प की कली अवस्था में ही हो जाता है। अच्छा, कली अवस्था में होने के बाद परागण की क्रिया जब होती है तो फूल क्या होते हैं, खिल जाते हैं, कली अवस्था में हो जाती है, उसे कलिका परागण कहते हैं। और पुष्प खिल जाते हैं और बाद में फूल क्या होते हैं, खिल जाते हैं। उदाहरण क्या लिखोगे इसका, बोर्ड पर लिखा है, मटर, टमाटर, बैगन, आलू, गेहूं, धान, है ना। अब बेटा ध्यान में रखना, स्वपरागण और स्वपरागण से लाभ भी पूछा जाता है, परीक्षा में पूछा है कि स्वपरागण के लाभ, कोई दो लाभ और हानि लिखिए। जैसे यदि हम स्वपरागण बार बार पौधों में कराए तब क्या होगा, और स्वपरागण की क्रिया ना होने पे हमको क्या नहीं मिलेगा। इसका एग्जाम्पल हो गया मटर, टमाटर, बैगन, आलू, गेहूं और धान। चलिए अब हमारा हेडिंग क्या होगा, स्वपरागण तथा, एक मिनट, स्वपरागण से लाभ एवं हानि। इसका एडवांटेज माने लाभ और डिसएडवांटेज माने क्या होता है, हानि।
मेरिट्स और डीमेरिट्स। हेडिंग लिखना परागण, कौन सा परागण? स्वपरागण से लाभ तथा हानि। कभी कभी परीक्षा में केवल इतना ही पूछता है, कहेगा 2 नंबर का, भाई एग्जामिनर की मर्जी 3 नंबर का, 5 नंबर का, जैसा उसका। लेकिन संभवतः 5 नंबर का कब पूछेगा? जब पूछेगा स्वपरागण की क्रियाविधि का वर्णन करते हुए लाभ और हानि को लिखो, ऐसा पूछेगा तो 5 नंबर में जाएगा। अब आपको जो जो आ रहा है स्वयुग्मन में, स्वपरागण में, जैसे स्वयुग्मन में जो जो आ रहा है पूरा लिख दिए। और इससे हानि देखो, सबसे पहले हम हेडिंग यहां पर लिखेंगे भाई स्वपरागण से लाभ और हानि। क्या लिखोगे? एडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज फ्रॉम पोलिनेशन, पोलिनेशन। ठीक, एडवांटेज माने क्या होता है? लाभ, और डिसएडवांटेज माने क्या होता है? हानि। देखो मेरिट भी कह सकते हो, हाँ हाँ। अब भाई प्रॉफिट को अपनी बात है। देखो एडवांटेज, डिसएडवांटेज, देखो इसको मेरिट्स कहते हैं। मेरिट्स माने क्या होता है? लाभ। और डीमेरिट्स माने, डीमेरिट्स ऐसा करके पूछ सकता है परीक्षा में, है ना, इससे हानि और लाभ। तो हमारा सबसे पहला हेडिंग क्या होगा? लाभ। क्या लिखना भाई? मेरिट्स, मेरिट्स। ठीक, एडवांटेज। देखो अब हमारे एग्जाम में जितना लाभ पूछेगा उतना लिख सकते हो, 3, 4, 5। अगर एक भी नहीं पूछा तो कम से कम 2 लिख दीजिए, है ना। देखो स्वपरागण से लाभ क्या होता है? जैसे देखो स्वपरागण से हमें लाभ यही होता है कि हमको, जैसे जो पुराना पौधा है, हमको पुराना पौधा हमेशा मिलेगा। अगर हमको चाहिए कि यह पौधा कभी इसकी विलुप्ति ना हो, तो हम सोचेंगे इस पौधे में स्वपरागण बार बार हो और हमको ऐसा पौधा देखने को हमेशा मिलेगा। पहला लाभ क्या होता है कि स्वपरागण क्रिया से हमेशा पौधों की जो पैतृकता होती है, पैतृकता का मतलब जानते हो, इनकी वंशागत, मतलब जो इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन उनकी जो पैतृकता होती है वो हमेशा बनी रहती है। मतलब हमको नए पौधे से पुराने पौधे से नया पौधा नहीं मिलेगा, बल्कि जो पुराना पौधा था उसी के जैसा हमको एक नया पौधा मिल जाएगा। लेकिन कोई भिन्न, जैसे आप कहते हैं आम से कोई नया प्रजाति उत्पन्न करना है हाइब्रिड तरीके से, तो ऐसा नहीं होगा। पहला क्या स्वपरागण से लाभ क्या हुआ कि स्वपरागण क्रिया होने पर हमको पौधों की पैतृकता हमेशा बनी रहती है। और दूसरी बात क्या है, स्वपरागण क्रिया के लिए याद रखना किसी कर्मक की आवश्यकता नहीं होती है। कर्मक का मतलब भाई जैसे कोई संसाधन या साधन नहीं होते, जैसे हवा नहीं होना चाहिए, जल नहीं होना चाहिए, कोई जंतु नहीं होना चाहिए, यानी कोई कारक की आवश्यकता नहीं होती। स्वपरागण क्रिया के लिए पुष्पी पौधों को किसी कर्मक की आवश्यकता नहीं होती। तीसरी बात, परागण से लाभ क्या है, स्वपरागण से लाभ क्या है कि भाई ऐसे फूलों को महकना नहीं पड़ता। यानी स्वपरागणी पुष्प, अगर करें हम गेहूं का पुष्प ले लें और स्मेल करें, मक्का का पुष्प ले लें, स्मेल करें, महकाए, तो महकेगा? नहीं महकेगा। जैसे मटर का फूल के ले ले, महकेगा? नहीं। ठीक, तो इससे लाभ क्या है, क्या होता है कि फूलों को महकना नहीं पड़ता, अर्थात इसमें मकरंद नहीं होता। और ये इनके पुष्प जो होते हैं अन्य पौधों के पुष्प की अपेक्षा छोटे होते हैं, कुछ बड़े भी हो सकते हैं। जैसे छोटे मटर में, और बड़े अगर देख लिया जाए गुड़हल में, तो गुड़हल तो भाई पर परागण का है। हालांकि मैंने अभी सजात पुष्पी परागण छोड़ दिया, भूल बस हेडिंग लिखवा दिए, दिमाग में से उतर गया। सजात पुष्पी परागण होकर के तब लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं है, पहले लाभ लिख लेते हैं, हानि तब सजात पुष्प। या चाहिए तो आप भाई हमको यही लिखवाना चाहिए था, दिमाग से उतर गया सजात पुष्पी परागण।
और कोई बोला भी नहीं। क्या हेडिंग सब लोग लिख लिए हो? का ये हाँ सजात पुष्पी परागण लिखे हो? कोई बात नहीं, लाभ हानि हम बाद में लिख सकते हैं। हेडिंग लिखो सजात पुष्पी परागण। बोल भी नहीं रहे हो सर जी, अरे एक टॉपिक छोड़ रहे हैं। हेडिंग लिखना सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण। कोई बोल नहीं रहा है, बताओ। ध्यान से उतर गया, बोलना चाहिए सर जी। चलो इसको क्या बोलते हैं? गिटोनोगैमी। लाभ बाद में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। अरे चलिए ठीक है, और हेडिंग लिखे हो, लिखे रहो वहीं पर, आगे लिख लेना। परीक्षा हॉल में नहीं लिख रहे हो, समझ में आया? लिखे। ये किसका रूप है? अब स्वपरागण का है कि स्वयुग्मन का है? ये स्वपरागण का रूप है, क्योंकि स्वपरागण दो प्रकार से, स्वयुग्मन और सजात। तो चलिए लिखते हैं सजात। देखिएगा, स्वपरागण की वह प्रक्रिया, स्वपरागण की वह प्रक्रिया, स्वपरागण की वह प्रक्रिया जिसमें किसी पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर, जिसमें किसी पुष्प के परागकण, जिसमें किसी पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर उसी पौधे के यानी जिस पुष्प पौधे से निकल रहे हैं, उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर, उसी पौधे के किसी अन्य पौधे के वर्तिकाग्र पर, हानि उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प वर्तिकाग्र पर, अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अरे ऐसी परागण की क्रिया को सजात पुष्पी परागण कहते हैं। एक बार फिर से सुन लेना। स्वपरागण की वह प्रक्रिया जिसमें किसी पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर, उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर क्या करते हैं? गिर जाते। उसे क्या कहते हैं? सजात पुष्पी परागण, यानी स्वसजात पुष्पी परागण भी कह सकते हो। बेटा इसका सबसे प्रमुख एग्जाम्पल जो है मक्का। लेकिन बेटा याद रखना, मक्का एक लिंगी पौधा है। क्या है? एक लिंगी पौधा है ना। लेकिन इसमें परागण की क्रिया पर परागण भी हो सकती है और स्वपराग। लेकिन सबसे प्रमुख एग्जाम्पल अगर कोई पूछेगा सजात पुष्पी परागण का प्रमुख उदाहरण क्या है? मक्का। इसको बोलते हैं माइजा। माइजा मतलब इसका साइंटिफिक नेम क्या है? जियामेज। याद रखना, परीक्षा में पूछ सकता है कि जियामेज में किस प्रकार का परागण देखा जा सकता है। स्वपरागण ऑप्शन देगा सजात पुष्पी परागण, पर परागण, या तो दे देगा स्वयुग्मन। तो हमारा भाई ये प्रमुख उदाहरण क्या है? प्रमुख एग्जाम्पल किसका माना गया है? ये सजात पुष्पी परागण की। समझ में? तो चलिए अब हमारा हेडिंग क्या होगा भाई? लाभ। ठीक, टाइम भी हो चुका है ज्यादा, 11 बज चुका है भाई। तो बस इतना ही आज के लिए, और कल समय से रहेंगे ना। तो लाभ इसकी हानि, तब आपका हेडिंग क्या चलेगा? पर परागण। एक बार इसको पढ़कर आना। लाभ तो जानिए, इसमें किसी कर्मक की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें फूल की पंखुड़ियां छोटी होती हैं, है ना, और महकना नहीं पड़ता। और इनके जो फूल को अगर हमको बार बार चाहना है किसी पौधे को, तो हमको उनकी पैतृकता हमेशा बनी रहेगी। लेकिन ये ऐसा करने से
भाई हानि भी हो रहता है।